Good morning, students. Hello, guys. My name is Sonal Singh, and welcome to. Hello, guys. Welcome to Main Commerce 24, our channel. And last time we have done accounting policies, and today I will start with a new topic. So this is syllabus of accounting auditing. Okay. So we'll start with this topic: basic accounting principle, concepts, and postulates. So before starting this topic, I want you to know the difference between the principles, concepts, okay, and conventions, okay. हालांकि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस भी कह सकते हैं, बट क्यों आपसे कोई पूछे, इन फ्यूचर आपसे कोई पूछे, या ऐसा हो सकता है कि कोई भी बोले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कोई कभी बोले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सो यू कैन गेट कंफ्यूज्ड. सो कॉन्सेप्ट्स का मतलब सिंपल होता है आइडियाज, ओके, नोशन. कोई भी चीज यूनिवर्सल एप्लीकेशन में है, कोई भी आइडिया जो यूनिवर्सल एप्लीकेशन में है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं. ठीक है. जब हमारे अकाउंटेंट्स, जब कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी रूल्स और कोई भी गाइडलाइंस नहीं थे फॉलो करने के लिए, तो जो हमारे अकाउंटेंट्स थे उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट ध्यान रखकर, अपने दिमाग में रखकर अकाउंटिंग करी. ठीक है ना. उन्हीं को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जो चीजें उन्होंने अपने ध्यान में रखकर अकाउंटिंग करी थी, जैसे कि गोइंग कंसर्न, कि कंपनी चलती रहती है, कभी बंद नहीं होगी. ठीक है. इन्हीं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को क्या किया गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए. अब जरूरी नहीं जो भी सारे कॉन्सेप्ट थे सबके सब सही, कुछ खराब थे, कुछ सही थे, तो उन्हीं को इन्हें क्या किया, प्रिंसिपल्स बना दिया. ठीक है ना. उन्हें कहा कि नहीं, अब आपको ये चीज फॉलो करनी है, ये चीज अप्लाई करके ही आप जब भी अकाउंटिंग करोगे इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखकर ही आपको अकाउंटिंग करनी है. ठीक है ना. तो यही कॉन्सेप्ट्स क्या बन गए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बन गए. अब जब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बन गए तो इसमें भी कुछ फॉल्ट थी, जैसे कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर, कि हमें हर एक ट्रांजेक्शन को, कोई भी ट्रांजेक्शन है हर ट्रांजेक्शन को डिस्क्लोज करना है. पर समटाइम इट इज लाइक नॉट, देयर आर सम ट्रांजेक्शंस दैट आर इररेलेवेंट. तो इसी को थोड़ा सा एक और आया हमारा मटेरियलिटी. ये हमारा था अकाउंटिंग कन्वेंशंस. ठीक है. अकाउंटिंग कन्वेंशंस. ओके. सो यही प्रिंसिपल्स को जब हमने देखा कि हाँ थोड़े फॉल्ट्स हैं, ये है वो है, तो हमने क्या किया, उसको क्या बना दिया, अकाउंटिंग, फिर उसे अमेंडमेंट्स आकर क्या करती, अकाउंटिंग कन्वेंशंस बन गए. ठीक है. तो अगर आपसे कोई बोले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दे ऑल आर सेम. हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं ना. मेरा हमेशा ये आदत रहती है कि व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग, आई वांट यू टू नो दैट व्हाई वी आर डूइंग दिस, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों ऐसा हुआ. बिकॉज आई पर्सनली फील कि हमें पता होना चाहिए, हर एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, हमें डेप्थ में पढ़ना चाहिए, जिससे कि हमें इन फ्यूचर अगर कभी कोई पूछ ले, हम लोग पढ़ते तो बहुत कुछ है, लेकिन जब हमें बहुत चीज़ें अच्छे से पता होती हैं क्यों वो चीज़ हो रही है, तो हमारा इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, और इन फ्यूचर अगर आपसे कोई पूछे तो यू कैन आंसर, राइट. सो सपोज आपकी कंपनी है और आपने क्या किया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिया आपने, और उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप 5 डिफरेंट अकाउंटेंट्स के पास लेकर गए. अकाउंटेंट ए, बी, सी, डी एंड ई, इनके पास लेकर गए, उनसे बोला कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं. अब जब आप थोड़े दिन बाद इनसे इनके फाइनल रिपोर्ट्स लेंगे, मतलब जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया आप लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो 5 हमारे अकाउंटेंट्स हैं, इन्होंने जो भी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया होगा वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट, उसमें जो भी शो हो रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट होगा. ठीक है. अब क्या होंगे, यू गेट कंफ्यूज, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. ये सुनो, अब इसमें कंफ्यूजन तो जाहिर है ना कि आप किसको मानोगे कि कौन सा सही है.
तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे जो कुछ रूल्स थे, कुछ गाइडलाइंस थी, उनको बोला गया कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, इनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इनको फॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा, ऐसे तो कंफ्यूजन जनरेट हो जाएगा, अकाउंटेंट्स पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा। यस नो, अगर आप अकाउंटेंट के पास जाओ, वो कोई भी आपको चीज कहे वो सही ना निकले, आप किसी और के पास जाओ वो कोई और चीज आपको बताए, तो यू विल गेट अल्टीमेटली कंफ्यूज। तो उस कंफ्यूजन को दूर दूर करने के लिए हमारा एक चीज आई, इंट्रोड्यूस हुई, दैट इज गैप। अब व्हाट इज गैप, इट इज इंपॉर्टेंट यू टू नो व्हाट इज गैप। कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चन फुल फॉर्म, ठीक है ना। सो गैप इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये हमारे क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, दैट रिफर टू अ कॉमन सेट ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी आते हैं, स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है ना। इन्हीं सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं क्या, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। और ये इशू किए गए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, FASB, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की। कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी, इट इज एन आइडिया और नोशन विच हैव अ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ठीक है। तो अगर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द गाइडलाइंस और रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल रिकॉर्डिंग द डाटा ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो स्टार्टिंग में जो अकाउंटेंट से जो फॉलो करते थे, या फिर आप जो भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जो भी प्रिंसिपल को कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, तो वो क्या थे, हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में अकाउंटेंट से ध्यान में रखकर अकाउंटिंग करते थे। They can also be called postulates which are to be followed during accounting process. Accounting process में जो अब हम follow करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, postulates. Okay. Next, accounting principles. Accounting principles क्या होते हैं? These are the rules and the guidelines followed by the different entities. Different entities इनको follow करती हैं record करने के लिए डाटा को, prepare करने के लिए या present करने के लिए, क्या चीज़, financial statement of the company, for presenting the true and fair picture of those financial statement. ये हमारे क्या हो गए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पर रिमेंबर बोथ आर सेम, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल दे बोथ आर सेम। अब कन्वेंशंस अगर हम लोग ध्यान दें तो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था फुल डिस्क्लोजर का, फुल डिस्क्लोजर का और मटेरियलिटी का, राइट। अगर हम फुल डिस्क्लोजर की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, पर अगर मटेरियलिटी की बात करते हैं तो हमें सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं जो थोड़े से क्या है, जो हमारे लिए रिलेवेंट है, जो किसी भी अकाउंटेंट की, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ओपिनियन को अगर चेंज कर दें, दैट इज योर मटेरियल, दैट इज ए रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो ओनली दोज इंफॉर्मेशन यू हैव टू डिस्क्लोज, नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन। तो ये क्या था, ये जो पहले आया था इसमें ये था कि नहीं, हम सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते, हमें सिर्फ मटेरियल करना है। तो इसीलिए ये क्या कहता है, बात को समझिएगा, ये क्या कहता है कि कॉमन प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन इन कस्टम डाटा फॉलोड बाय द अकाउंटेंट व्हाइल रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये क्या है, एक तरह से मटेरियलिटी में क्या है, कॉमन प्रैक्टिस यूज हो रही है, जो भी अकाउंटेंट है उसकी समझदारी, उसकी प्रैक्टिस यूज हो रही है, ठीक है ना। तो वही ऑब्जर्व, जो उसने ऑब्जर्व किया उस हिसाब से वो ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग वैसे अकाउंटिंग करेगा। तो ये हमारा ये आता है, मटेरियलिटी का आता है। फुल डिस्क्लोजर में ऐसा नहीं होता, फुल डिस्क्लोजर में आप कोई भी चीज़ चूज नहीं कर सकते, आपको सब चीज़ डिस्क्लोज करनी होगी, राइट। लेकिन मटेरियलिटी में आपको अपने जो भी आपने ऑब्जर्व किया है अकाउंटेंट ने, जो भी उसकी प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग उसको पता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन उसे डिस्क्लोज करनी है, या ये इन्फॉर्मेशन नहीं, इट इज इरेलीवेंट एंड इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज, ठीक है। Accounting conventions generally used when there is no specific guidelines in the accounting standards that govern a specific situation. Okay. Now we come to some of your very important topic, that is your entity concept. These are some of the concepts which are very important and is being some of them are already asked in the questions, in the previous year questions. You can just find out, and it is very important for you to understand each and every concept. Okay. फर्स्ट इज योर एंटिटी कॉन्सेप्ट। इट इज़ अ वेरी इजी कि हमारा जो बिजनेस है और हमारे जो ओनर्स हैं, दे बोथ आर डिफरेंट,
ये सुनो, अगर हमें क्या करनी है, जो भी ट्रांजेक्शन रिलेट टू बिजनेस है उसे रिकॉर्ड करना है, ना कि हमें ओनर से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है। सपोज हमारा ओनर ए है, वो क्या किया, वो एक कार लेकर आया है, ठीक है ना, वो एक कार लेकर आया है, डजेंट मीन हम क्या करेंगे, कार जो भी हमारे कार है उसका ट्रांजेक्शन, मतलब इसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे नहीं। हमें किसके, ओनली बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करना है। मतलब हम ये मानेंगे जो हमारे ओनर्स हैं और जो हमारी बिजनेस है वो क्या है, डिफरेंट है, दे आर नॉट सेम। नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमें सिर्फ वही ट्रांजैक्शन इवेंट्स रिकॉर्ड करने हैं जो हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। सिंपल, जो हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं सिर्फ उन्हीं को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। यस और नो? सो दीज बोथ आर इंपॉर्टेंट। यस, नेक्स्ट इज योर पीरियोडिसिटी concept. It is also known as concept of definite accounting period. अब अगर हम ये मानकर चलते हैं गोइंग कंसर्न, लाइक गोइंग कंसर्न पहले हम लोग देख लेते हैं। गोइंग कंसर्न कहता है कि जो भी हमारी बिजनेस एंटिटी है दैट विल कंटिन्यूस ऑपरेशन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में अपने फ्यूचर तक, मतलब आगे तक वो क्या करती रहेगी, अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करती रहेगी, और वो कभी भी अपनी कंपनी को क्या नहीं करेगी, लिक्विडेट नहीं करेगी या फोर्स नहीं करेगी उसके ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करने के लिए फॉर एनी रीजन। गोइंग कंसर्न मतलब चलती रहेगी चलती रहेगी, मेरा कोई, हाँ, हम लोग का मन नहीं है कि हाँ हम लोग उसको लिक्विडेट करें। वी हैव ओपन द बिजनेस फॉर डूइंग इट, और मीन्स जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं या फिर जो मैनेजमेंट में ऑफिसर्स हैं जो भी हैं, वो अगर जाए आए उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कंपनी आगे ऐसे ही रन करती रहेगी, ठीक है। सो ये ध्यान में लेकर चलते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम माने तो हमारी जो लाइफ है बिजनेस की वो तो बहुत लंबी है। ये सुनो, तो हमने क्या किया है, हमने इसको स्मॉलर स्मॉलर डिफरेंट स्मॉलर स्मॉलर पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है, जिससे कि हम जो भी कंपनी की परफॉर्मेंस है इसको मेजर कर सकें। तो ये हमने कैसे 1 1 ईयर में डिवाइड किया है, सुनो, है ना। 1 ईयर की अकाउंटिंग करते हैं हम लोग, 1 ईयर का पूरे अकाउंटिंग करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर हम नेक्स्ट ईयर की बनाते हैं, सेकेंड ईयर की बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स के हम मेजर करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, और ऐसे बहुत ईजी रहता है कि अगर हमें कंपेरिजन करना है 2 ईयर्स का तो हम ईजिली कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस क्या कहता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो अक्रूवल बेसिस पे ही करते हैं, यस और नो। So it says that we should record the revenues when they are earned. We recording revenues when they are earned and not when they are received in cash. मतलब ये नहीं कि हमें जब कैश में रिसीव होगा तभी हमें रिकॉर्डिंग करनी, नहीं, जब हम अर्न कर लेंगे। सपोज अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पे कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने मिस्टर ए क्या, ए लिमिटेड है, उसे एक सप्लायर बी से गुड्स परचेज कर लिए या फिर गुड सेल किए हैं इसमें, ठीक है, सेल किए हैं बी को, ठीक है, लेकिन बी ने अभी तक उसको पैसा नहीं दिया है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल इमीडिएटली, जैसे हमारा ट्रांजेक्शन सपोज 1/1/21 में हुआ है, 1 जनवरी को हुआ है, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को 1 जनवरी में ही रिकॉर्ड कर लेंगे। भले ही बी पैसा हमें आगे दे, क्रेडिट सेल है, बट वी विल रिकॉर्ड व्हेन वी हैव अर्न, नॉट वी हैव व्हेन वी हैव रिसीव्ड, ओके, द कैश। सो एंड रिकॉर्डिंग द एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड करेंगे, व्हेन दे आर इंकर्ड, जब इंकर हो जाते हैं, ना कि जब हम पे करते हैं। जरूरी नहीं जब हमें इंकर हो गए हैं वी विल मेंशन, जब हमें पे करना होगा, जब हमें पैसे होंगे तो हम पे कर देंगे, बट वी हैव टू रिकॉर्ड इट, ओके। नेक्स्ट गोइंग कंसर्न हो चुका है। नेक्स्ट इज योर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हम फर्म के जो रेवेन्यूज हैं उनको उनके रिलेटेड एक्सपेंसेस से क्या करेंगे, रिकग्नाइज करेंगे इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, ओके। मतलब जो भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जो भी हमारे इनकम्स हैं, उनको हम सेम अकाउंटिंग पीरियड में उसके एक्सपेंसेस से क्या करेंगे, रिकग्नाइज कर लेंगे कि हाँ ये एक्सपेंसेस है, तो हमने जो इनकम्स है उससे उसके एक्सपेंस को माइनस कर दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट इज योर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी हम एसेट परचेज कर रहे हैं उन्हें हमें उनके कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है,
ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ दिस मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू को नहीं देखना है, हमें उसके कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है। ओके, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है कि जब रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज करेंगे, रेवेन्यू इज ओनली रिकॉग्नाइज व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर डिलीवर्ड और रेंडर टू द बायर। जब हम कोई भी अपना गुड्स है जब हम रेंडर कर देंगे बायर को, तभी हम उसको क्या मानकर चलेंगे कि वो हमारे रेवेन्यू जनरेट हो गया है। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेती हूँ मैं, कि सेम एग्जांपल था कि मिस्टर ए लिमिटेड जो कंपनी है, सॉरी ए लिमिटेड जो कंपनी है, उसने क्या किया है, बी को सेल किए हैं गुड्स, नो सेल नहीं किए हैं। बी ने कहा कि मुझे परचेज करना है आपसे गुड्स, ठीक है। बी ने कहा मैं परचेज करूंगा 50,000 के गुड्स, ठीक है ना, ए से। अब ए ऐसा नहीं होगा कि वो पहले ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एंट्री डाल देगा कि हाँ बी खरीदने वाला, नहीं। जब ए इसको गुड्स रेंडर कर देगा, डिलीवर कर देगा इसके पास, बी के पास, तभी ये मानेगा कि इसने क्या किए हैं, इसने क्या किए हैं, ए ने उसको सेल कर दिया है, ठीक है। तभी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने शो करेगा। ओके, डुअल एक्सपेक्ट्स का मतलब है कोई भी एक ट्रांजैक्शन है उसके हमेशा क्या होते हैं, दो एक्सपेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं उसके, टू एक्सपेक्ट्स मीन्स वो टू डिफरेंट अकाउंट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज द बेसिस ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग एंड विच इज रिक्वायर्ड ऑल अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ड्यूरेबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि हमें पता है कि हमारी बैलेंस शीट में दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर भी होनी चाहिए ना। अगर सपोज हम डबल एंट्री सिस्टम को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमारा जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा। कंजर्वेटिज्म, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन, previous year's question paper, you can like found this question, and it is also known as prudence concept। prudence concept भी कहते हैं इसे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या कहता है, बहुत धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। It states that business should report all possible losses even if chances are remote of its occurrence। भले ही हमें पता है कि हाँ हो सकता है लॉस हो ना हो, इससे कोई मतलब नहीं। वो जो हमें जरा सा भी अंदेशा है कि हाँ आगे होने वाला है, ये अकर करेगा, ऐसा लॉस अकर करेगा, हम सारे जितने भी पॉसिबल लॉसेस हैं उनको क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। बट अब इसमें बट आ गया बीच में, क्या, द गेन शुड ओनली बी अकाउंटेड इफ दे आर रियलाइज। लेकिन हम गेन को तभी मेंशन करेंगे, तभी रिपोर्ट करेंगे जब वो क्या होंगे, अकाउंट, मतलब जब वो रियलाइज हो जाएंगे। दैट इज द एसेट्स एंड द रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन इट बिकम्स सर्टेन दैट दे विल बी रिसीव। जब पता है कि हाँ आगे इन फ्यूचर रिसीव हो जाएगा, मतलब अगर हमने गुड्स रेंडर कर दिए इट मीन्स हमें पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, ये सुनो, तभी हम उस गेन को अपने अकाउंट्स में लिखेंगे। ये नहीं कि हम सोच रहे हैं कि बी आकर गुड्स लेगा ए इस कंपनी से, तब हमने मान लिया कि हाँ ए ने बोल दिया, नहीं। जब गुड्स रेंडर हो गए हैं तो हम मान लेंगे कि हाँ पैसा मिलेगा, देन ओनली वी हैव टू रिकॉर्ड। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that the expenses and liabilities have to be reported even in case of uncertainty। अगर हमें कोई अनसर्टेनिटी है कि एक्सपेंसेस और लाइबिलिटी होगी, ठीक है, एक्सपेंस होगा या लाइबिलिटी होगी, तो हम उसको पहले ही रिपोर्ट कर देंगे। मतलब हमें क्या क्या चीज़ें, लॉसेस को और ये हमारे लाइबिलिटी एक्सपेंसेस को क्या करना है, रिपोर्ट करना है। भले ही हमें थोड़ा सा अंदेशा है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन गेन्स को कब करना है, व्हेन इट इज रिसीव्ड और रियलाइज्ड। ओके, नेक्स्ट, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कि हमारा जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका एविडेंस होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कि जो भी पेमेंट्स हमने करी हैं उसकी कैश रिसीट होनी चाहिए, ऐसा नो, वेरीफिएबल होना चाहिए वो, कोई भी ट्रांजैक्शन है कंपनी का। नेक्स्ट जो फुल डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, दैट इज टू डिस्क्लोज ऑल इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस इन द जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन है वी हैव टू डिस्क्लोज इट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय। नेक्स्ट इज जो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स कि सपोज अगर आपको एसेट में डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन हमें पता है कि एक तो SLM लगता है और एक WDV लगता है।
और भी अदर्स होते हैं, बट अगर सपोज हमने एसएलएम चूज किया है कि मुझे एसएलएम लगाना है अपने एसेट्स में, तो इन फ्यूचर हमारा एसएलएम ही चलेगा। ये नहीं कि हम लोग सीधे बीच में कूद कर डब्ल्यूडी में आ गए, नहीं। और अगर हमने एक बार चूज किया है एसएलएम लगाएंगे, तो हम सारे सिमिलर सिचुएशन में जब भी हम एसेट्स में डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो हमें एसएलएम ही चूज करना पड़ेगा। ओके, क्या कहता है ये? That method once adopted must be applied consistently in future. Also, same method and technique must be used for similar situation. Okay. Now, materiality, all financial information that would sway the opinion of the financial statement user. जो भी user है, जो भी stakeholder है, जो भी इसका stakeholder है, जो भी स्टेक होल्डर है, अगर उसके ओपिनियन को चेंज कर सकता है तो हम वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है। सो नाउ these your all the concepts are very important, so you must for one again you should read it, and if you have any doubt you can just comment in the comment section, and please like and subscribe our channel, means like this video and subscribe our channel, and press the bell icon, and thank you for watching my video. Thank you.